जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। 2014 में यह आवाज एक क्रांति की तरह गूंजी थी, एक ऐसा वादा जिसने पड़े हुए लोगों को एक सपने में डुबा दिया था। लेकिन आज 10 साल बाद सवाल यह नहीं है कि वो 15 लाख कहाँ है, सवाल यह है कि वो अच्छे दिन का सपना कैसे एक नेशनल नाइटमेयर में बदल गया। आज हम विज्ञापनों के पीछे की उस हकीकत का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसे आपको कभी ये मीडिया चैनल नहीं दिखाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किला से कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गर्भ में बेटी की हत्या न हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। नारा सुनकर लगा था कि देश की बेटियों की तकदीर बदलेगी, लेकिन हकीकत भारत सरकार की अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी ने खुलासा किया कि इस बजट का 78.9% सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी का विज्ञापनों पर खर्च हुआ। इसका मतलब यह समझिए कि देश की बेटियों की किताबें और स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ब्रांडिंग के लिए 100 में से 79 रुपीज खर्च कर दिया गया है। ये योजना बेटी बचाओ नहीं बल्कि इमेज बचाओ का एक PR स्टंट बनकर रह गया। जब एक महिला पहलवान दिल्ली की सड़कों पर न्याय के लिए घसीटी गई थी, तब ये बेटी बचाओ का नारा कहा था। आज इंडिया में 6 साल की लड़कियों की रेप किया जा रहा है, अब ये बेटी बचाओ का नारा कहा है। 8 नवंबर 2016 रात की 8 बजे। भाई और बहनों, आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। इसे आतंकवाद और कालाधन पर वार बताया गया। भ्रष्टाचार, धन और जाली नोट के कारोबार में देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। लेकिन 3 साल बाद RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुलासा किया कि 99.3% पुराना नोट वापस आ गया। अब साला ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये काला धन गया तो गया कहाँ। क्या वो नोटों के साथ बैंक में सदा बनकर घुस गया? इंडियन ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च स्टडी के अनुसार डिमोनेटाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमी एक्टिविटी को नवंबर एंड दिसंबर 2016 में कम से कम 3 परसेंटेज पॉइंट कम कर दिया। इंडिया का GDP पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा, जिसका इम्पैक्ट अगले कई सालों तक दिखता रहा। ATM लाइन और कैश क्राइसिस के वजह से 80 से ज्यादा लोग मर गए। कोई बैंक के बाहर खड़ा गिरकर मर गया, कोई ATM के पास हार्ट अटैक से मर गया। बैंक एम्प्लॉय ओवरवर्क से मारे गए। कहीं हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाए क्योंकि उनके पास कैश नहीं था। बाहर आने के कारण इन्होंने डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर 500-1000 के नोट देख करके किसी ने भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि यह एक ट्रूथलेस एक्सपेरिमेंट था जिसने देश की तरक्की की रफ्तार को सालों पीछे ढकेल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 100 हाईटेक स्मार्ट सिटीज हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने। आज 9 साल बाद क्या भारत के पास ऐसा एक भी शहर है जिसे हम स्मार्ट सिटी कह सके? सच्चाई ये है कि आज अरबों रुपए इंजीनियरिंग प्रिपरेशन एंड डिजिटल पावर प्रिपरेशन में फूंक दिए गए। स्मार्ट सिटीज का मतलब है एडवांस ड्रेनेज सिस्टम एंड 24/7 वाटर और ग्रीन ट्रांसपोर्ट। लेकिन आज भी मुंबई, गुरुग्राम, हैदराबाद तथाकथित स्मार्ट सिटीज पहली बारिश में ही टापू बन जाती है। प्रोजेक्ट सिर्फ एक डिजिटल मैरिज साबित हुआ, एक ऐसा भ्रम जो सिर्फ विज्ञापन पर ही चमकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। आज भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगले 45 सालों का सबसे उच्चतम स्तर पर है। स्किल इंडिया और मेकिंग इंडिया
ये भारी भरकम शब्द के बीच हकीकत आज ये है कि आज देश का युवा सिर्फ चपरासी की नौकरी के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है। संबलपुर का है, होमगार्ड के 187 पदों के लिए भर्ती होनी थी और इस भर्ती में शामिल होने के लिए 9,000 से ज्यादा उम्मीदवार पहुंच गए। सरकार ने डाटा छुपाना शुरू कर दिया ताकि बेरोजगारी का फैक्ट सामने न आए। देश का युवा अगर नौकरी मांगता है तो उसे पकड़ा तोड़ने का ज्ञान दिया जाता है। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? एक पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ किया गया सबसे बड़ा सिस्टमेटिक बैटल वॉर है। चलो प्रधानमंत्री मोदी जी का बात छोड़ ही देते हैं, वो बहुत बिजी आदमी है, भूल गए होंगे कि कभी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया या नहीं किया। लेकिन ये मीडिया चैनल का मानना है कि 2 करोड़ नौकरी का वादा कभी किया ही नहीं गया। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। हमारे ये सारे मीडिया चैनल कभी बेरोजगारी की बात करेंगे नहीं, और अगर कभी करेंगे तो पूरा जी जान लगा देंगे गवर्नमेंट की इमेज बचाने में। जैसे कि इन सुधीर चौधरी को ही देख लो, इन्होंने करीब 4 साल पहले ये प्रोग्राम किया। इन्होंने आम पब्लिक को ही डांटने लग गए कि तुम इसलिए गवर्नमेंट नौकरी चाहते हो क्योंकि तुम्हें ऊपर की कमाई करनी है, यानी रिश्वत खानी है। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने ये माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी थी। मतलब सुधीर सर का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये सिर्फ एक जुमला है। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और यहाँ ये कह रहे हैं कि युवा स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। आप ये बताओ कि इसके पीछे का जिम्मेवार कौन है? क्या सुधीर सर ये मान लो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्किल इंडिया योजना था वो भी एक जुमला है? मतलब सुधीर सर का ये कहना है कि आप लोग देश का युवा कामचोर हो और आलसी हो। भारत में बहुत सारे लोग परीक्षा देकर, पैसा देकर, किसी नेता की सिफारिश लगाकर किसी भी तरह से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी नौकरियों में काम के घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते, काम के घंटे तय होते हैं, छुट्टियां जी भर के मिलती। आप बात करते हैं स्वच्छ भारत की। करोड़ों शौचालय बने लेकिन उसमें पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा। गंगा सफाई के नाम पे 20,000 करोड़ रुपए बहा दिया गया, लेकिन आज गंगा उतना ही प्रदूषित है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा था। काम से ज्यादा ध्यान इस बात पर था कि फोटो कैसे आएगी। लोकतंत्र कोई इवेंट नहीं बल्कि ये एक जवाबदेही का नाम है। पिछले 10 सालों में हमने बड़े बड़े सेटअप देखे, मास्टर स्ट्रोकों की हेडलाइन देखी, लेकिन जब जमीनी हकीकत को देखा तो इम्पैक्ट प्रॉमिस हाथ लगे। क्या हम विज्ञापनों की उस चकाचौंध में अपनी समस्याओं को भूल जाएंगे? क्योंकि अगर आज हम सवाल नहीं पूछे तो कल कोई और नया जुमला आपकी किस्मत तय करेगा। लेकिन मुझे इस देश का परवाह है क्योंकि मैं इसी देश का नागरिक हूँ। मुझे सवाल पूछने का हक है। सपना था कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 4th में जाएंगे, लेकिन पहुंच गए 6 में। पर कैपिटल इनकम में इंडिया को पीछे छोड़ दिया बांग्लादेश, जिसे इंडिया ने ही पैदा किया था। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच उन तक भी पहुंचे जिन्होंने सिर्फ हेडलाइन को पढ़ते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट में दे कि अपने हिसाब से इंडिया में सबसे बड़ा फॉल्ट सेटअप कौन सा है। तो अगली वीडियो में आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।